नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर। टॉपिक है लोकतंत्र। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने लोकतंत्र की परिभाषाओं को जानने का प्रयास किया और साथ ही साथ हमने लोकतंत्र की प्रकृति का अध्ययन करते समय लोकतंत्र की जो उदारवादी धारणा है उसकी क्लासिकी अवधारणा और विशिष्ट वर्गीय अवधारणा के संबंध में चर्चा की थी। आज हम लोकतंत्र की उदारवादी दृष्टिकोण के संदर्भ में उसकी जो बहुलवादी अवधारणा है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। जहां तक लोकतंत्र की बहुलवादी धारणा है तो इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि हमें दो अमेरिकी लेखकों की चिंतन में देखने को मिलती है, जिसमें एक का नाम है बेंटले और दूसरे का नाम है ट्रूमैन, डेविड ट्रूमैन। बेंटले ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट जो 1908 में प्रकाशित हुई थी और डेविड ट्रूमैन ने अपनी पुस्तक द गवर्नमेंटल प्रोसेस जो 1951 के अंदर प्रकाशित हुई। तो इन पुस्तकों में इन्होंने जो अपना चिंतन प्रस्तुत किया उसके आधार पर जो लोकतंत्र के संबंध में जो महत्वपूर्ण विकास हुआ वो ये हुआ कि इन्होंने लोकतंत्र को समूह के सिद्धांत के रूप में देखा। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि लोकतंत्र एक ऐसा राजनीतिक खेल है जिसमें तरह तरह के समूह हिस्सा लेते हैं। तो एक तरह से ये एक नया नजरिया लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत के माध्यम से स्थापित हुआ कि क्लासिकी धारणा तो क्या कह रही है? क्लासिकी धारणा तो लोकतंत्र की ये कह रही है कि लोकतंत्र जनसाधारण का शासन है। उसके बाद विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ये कह रहा है कि लोकतंत्र जनसाधारण का शासन कभी हो ही नहीं सकता, कभी जनसाधारण के शासन के रूप में वो रहा ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र में भी एक विशिष्ट वर्ग ही शासन करता है। अब ये तीसरा जो अवधारणा है बहुलवाद, ये कह रहा है कि लोकतंत्र में एक ऐसा राजनीतिक खेल खेला जाता है जिसको खेलने में समाज के विभिन्न समूह हिस्सा लेते हैं। तो एक तरह से इन्होंने लोकतंत्र को समाज के विभिन्न समूहों की सहभागिता के तौर पर देखा है और इस आधार पर जो बहुलवाद की जो मान्यताएं हैं या जो बहुलवाद ने लोकतंत्र की व्याख्या करते समय जो विचार प्रस्तुत कर रहे हैं उनके तौर पर प्रमुख जो विशेषताएं डेमोक्रेसी के संबंध में बहुलवादी नजरिए से विकसित होती हैं, तो हमें देखते हैं कि पहली जो मान्यता है वो पहली मान्यता ये है कि व्यक्ति राजनीति में हिस्सा केवल संस्थाओं और संगठनों के माध्यम से ही ले सकता है। एज ए इंडिविजुअल हम डेमोक्रेसी में व्यक्ति को हिस्सा लेते हुए नहीं देखते हैं या नहीं देख सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति डेमोक्रेसी में अपनी सहभागिता संस्थाओं के माध्यम से या समूह के माध्यम से ही निभाता है। तो ये एक पहला जो सिद्धांत बहुलवाद का है कि व्यक्ति लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में सहभागिता संस्था या समूह के माध्यम से ही कर सकता है। दूसरी जो मान्यता है वो ये है कि राज्य सत्ता में सभी हितों और संस्थाओं को हिस्सा मिलना चाहिए। ये एक बड़ी जो है बात है, एक नया विकास है लोकतंत्र का। वो क्या है कि डेमोक्रेसी में सभी जनता के सभी वर्गों के हितों को और सभी संस्थाओं को समूहों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और तीसरी जो बात या तीसरी जो मान्यता बहुलवादी सिद्धांत के माध्यम से प्रकट हुई वो ये हुई, सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता बटी होनी चाहिए। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात होगी। जो मॉन्टेस्क्यू ने जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात कही थी उसी का विस्तार हम यहाँ बहुलवाद के अंदर देखते हैं।
और उसके में ये कहा जा रहा है कि सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों में बटी होनी चाहिए और प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखने की स्थिति में होना चाहिए। तो यहाँ एक सत्ता का विकेंद्रीकरण के रूप में हमको नजर आता है। चौथी जो मान्यता निकल कर आई वो ये निकल कर आई, जनता और जन संगठनों को राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि राजनीति निर्धारण में इनसे सलाह मशुरा लेना है। तो ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यहाँ बहुलवादी सिद्धांत में ये हुआ कि जनता और जन संगठनों को राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि राजनीतिक निर्धारण में इनसे सलाह मशुरा लेना जरूरी है। यानी जो भी राजनीतिक निर्णय होने हैं, जो भी राजनीति को निर्णय लेने हैं, वो जनता की सलाह मशुरे के आधार पर ही लिए जाने हैं। इसलिए जनता के समूहों को, जनता को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, राज्य में सक्रिय बने रहना चाहिए। ये बात निकल कर आई। इसी प्रकार जो पांचवी मान्यता है वो ये है कि सरकार और जनता के बीच की खाई को कम करने के लिए विभिन्न जन संगठनों को महत्व दिया जाना चाहिए। तो ये एक तरीके से लोकतंत्र में सामाजिक संगठनों की भूमिकाओं को भी स्थापित करते हैं बहुलवादी लेखक। वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र राजनीतिक दलों से ही जीवंत नहीं होता, कि राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र में प्रतियोगिता करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं और उसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन लेती है। यही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का मतलब ये भी है कि सरकार और जनता के बीच की जो खाई है, जो दूरी है, उस दूरी को कम किया जाना जरूरी है। और वो दूरी कब होगी? जब जन संगठन, जनता के, समाज के जो संगठन हैं उनको महत्व मिलेगा, वो सक्रिय होंगे। वो महत्व मिलेगा, सक्रिय होंगे तो समय समय पर जनता क्या सोचती है, जनता की क्या आकांक्षाएं हैं, जनता की क्या अपेक्षाएं हैं, वो फीडबैक के माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी। और सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या नहीं कर पा रही है, वो फीडबैक भी इन जन संगठनों के माध्यम से जनता तक पहुंचेगा और इससे सरकार और जनता के बीच की जो दूरी है वो कम होगी। तो यहाँ सामाजिक संगठनों की भूमिका को भी ये महत्व प्रदान करते हैं बहुलवादी सिद्धांतकार। एक जो मान्यता निकल कर आई यहाँ बहुलवादी सिद्धांत के माध्यम से वो ये आई कि चुनाव बेहद जरूरी है लोकतंत्र के अंदर। शासन करने वाले जो विशिष्ट वर्ग को चुनने और महत्वपूर्ण विषयों पर जनता के जनमत को जानने के लिए ये जरूरी है कि राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी देने की प्रक्रिया के तौर पर समय समय पर चुनाव होते रहने चाहिए। इससे जनता का आक्रोश भी अभिव्यक्त होता है, जनता का आक्रोश अभिव्यक्त हो जाता है, जनता की आकांक्षाएं भी अभिव्यक्त हो जाती हैं। तो एक संतुष्टि का भाव जनता में आ जाता है और जब संतुष्टि का भाव आ जाता है, चाहे वो क्रोध निकालने के माध्यम से, चाहे अपनी अपेक्षाओं को अभिव्यक्त करने के माध्यम से, तो उससे शासन व्यवस्था में स्थायित्व प्राप्त होता है। तो ये चुनाव भी एक महत्वपूर्ण औजार है, माध्यम है, ये बहुलवादी सिद्धांतकार कह रहे हैं। और एक जो मान्यता विशेष लोकतंत्र की बहुलवादी धारणा के तौर पर जो स्थापित हुई वो ये हुई कि समाज के सभी संगठनों में लोकतंत्र के प्रमुख नियमों तथा मूल्यों के बारे में सहमति होनी चाहिए। तो राजनीतिक प्रोसेस के दौरान, राजनीतिक प्रक्रिया के दौरान इस बात की कोशिश होनी चाहिए, इस बात की प्रतिस्थापना होनी चाहिए कि जो समाज के जो संगठन हैं, विभिन्न संगठन हैं, उन संगठनों में लोकतंत्र के जो प्रमुख नियम हैं, प्रमुख जो लोकतंत्र के मूल्य हैं, उनमें एक आम सहमति होनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जो संविधान काम करता है, उन संविधान में लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिस्थापना होती है और उन लोकतांत्रिक मूल्यों में आम जनता में एक सहमति होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम भारत के संविधान की बात करते हैं, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प व्यक्त करते हैं। तो ये मूल्य है हमारा मूल्य क्या है, किस प्रकार का लोकतंत्र होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र।
और उसके क्या क्या मूल्य होंगे? स्वतंत्रता का मूल्य होगा, समानता का मूल्य होगा, बंधुत्वता का मूल्य होगा, भाईचारा होगा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता होगी। तो ये मूल्यों में हमने एक आम सहमति प्रकट की है और इसीलिए उस आम सहमति का कारण है कि हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में समर्थन व्यक्त करते हैं, इसमें विश्वास व्यक्त करते हैं और इसके नियमों में रहकर विभिन्न समूहों की प्रतियोगिताओं के माध्यम से शासन सत्ताओं में अदला बदली करते हैं, विभिन्न समूहों को उसमें जो है अपनी प्रतिभा को अभिव्यक्त करने का अवसर देते हैं। तो ये सब नियमों के बारे में एक आम सहमति है। इस नियम के तहत जो प्रतियोगिता होती है, उस प्रतियोगिता में कोई असफल भी होता है तो वो लोकतंत्र के खिलाफ जो है बगावत नहीं करता है, वो उसको स्वीकार करता है और फिर समय अवधि के दौरान बाद में दोबारा जब उसको अवसर मिलता है तो वो दोबारा प्रयास करता है। तो ये एक लोकतंत्र का बहुलवादी नजरिया है। ये बहुलवादी नजरिया जो है, इसके पूर्व जो नजरिए हैं लोकतंत्र के, जिसमें विशिष्ट वर्गीय धारणा है लोकतंत्र की, क्लासिक की धारणा है, उस नजरिए से अलग हटकर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा व्यापक संदर्भ में लोकतंत्र को समझने का प्रयास करता है कि जहां क्लासिक की धारणा के अंदर तो सतही तौर पर ये कह दिया गया है कि लोकतंत्र जनसाधारण का शासन होता है, लेकिन जनसाधारण का शासन मानने से वो जनसाधारण का शासन नहीं हो जाता, क्योंकि व्यवहार में हम ये देखते हैं कि जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांतकारों ने जो लोकतंत्र की व्याख्या की है वो कहीं हमें पुष्ट होती नजर आ रही है कि लोकतंत्र में भी कुछ विशिष्ट लोग ही शासन सत्ताओं में रहते हैं और चुनाव में भी उन्हीं के बीच में प्रतियोगिता होती है और उन्हीं सत्ता उन्हीं के बीच में हस्तांतरित होती रहती है। आम जनता कभी मजबूत नहीं बन पाती है। फिर इस धारणा से उलटकर जब बहुलवाद की बात करते हैं तो बहुलवाद ये कह रहा है जो एक तरह से जनसाधारण का शासन कैसे होगा उसका समाधान भी बहुलवाद में मिलता है। वो जनसाधारण का शासन उस रूप में होगा कि समाज के जो विभिन्न जन समूह हैं, विभिन्न जन संगठन हैं, उनकी भूमिका जब तक सुनिश्चित नहीं होगी लोकतंत्र में, जब तक वो जनसाधारण का शासन नहीं हो सकता। तो बहुलवाद जो है ये कहता है कि केवल राजनीतिक दल ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि समाज के जन संगठन भी महत्वपूर्ण है और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी डेमोक्रेसी में स्थापित करना होगा। और ये इसलिए भी जरूरी है कि जनता और सरकार के बीच जो गैप है वो गैप हम तभी भर सकते हैं जब जनसाधारण सामाजिक संगठन भी लोकतंत्र में बराबर सक्रिय बने रहें और वो जनता का फीडबैक सरकार तक पहुंचाते रहें, सरकार का फीडबैक जनता तक पहुंचाते रहें। ये जब तक प्रमुखता जन संगठनों को नहीं मिलेगी, जन समूह को नहीं मिलेगी, जब तक डेमोक्रेसी वास्तविक अर्थ प्राप्त नहीं कर सकती। और एक और बहुलवादी विचारक हुए हैं लास्की, जिनको यहाँ उद्धृत करना बेहद जरूरी है। वो इसलिए है कि लास्की बहुलवाद के बड़े हस्ताक्षर हैं और लास्की ने ये कहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में कि एकमात्र राज्य को ही संप्रभु मान लेना और उसी को सर्वोच्च मान लेना ये बेईमानी होगा, क्योंकि जब हम ये मानते हैं कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए, मनुष्य के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य बेहद जरूरी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एकमात्र जरूरी है। राज्य की समाज की अन्य संस्थाएं भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे उसके राजनीतिक व्यक्तित्व के निर्माण में राज्य और राजनीतिक संस्थाएं भूमिका निभाती हैं, वैसे ही उसके सांस्कृतिक और सामाजिक व्यक्तित्व के निर्माण में सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं भूमिका निभाती हैं। व्यक्ति के आर्थिक व्यक्तित्व के निर्माण में आर्थिक संस्थाएं भूमिका निभाती हैं। व्यक्तित्व के अकादमिक विकास में अकादमिक संस्थाएं भूमिका निभाती हैं। व्यक्ति को व्यावहारिकता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी मित्र मंडली में का महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके दिन प्रतिदिन जीवन में आने वाले विभिन्न चुनौतियों और चुनौतियों से जुड़े हुए लोगों का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये सभी लोगों का व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए
लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन विभिन्न समूहों को और इन विभिन्न समूहों से जुड़े हुए लोगों को भी डेमोक्रेसी में जब तक महत्व नहीं मिलेगा तब तक हम डेमोक्रेसी को वास्तविक अर्थ में नहीं समझ सकते। और यही फोकस बहुलवाद का है कि लोकतंत्र में इन जन समूहों को, जन संगठनों को जो व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनको भी महत्व के साथ में स्वीकार किया जाना चाहिए, उनकी भूमिका उसमें स्थापित होनी चाहिए ताकि सत्ता और जनता के बीच में एक गैप दूर हो सके। तो ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो है बहुलवादियों ने लोकतंत्र को विकसित करने, लोकतंत्र को परिभाषित करने, लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए स्थापित किया है। आज की कक्षा में इतना ही। कल की कक्षा में हम लोकतंत्र से जुड़े हुए अन्य बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।